हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है। अब यूक्लिड जो था एक मैथमेटिशियन था और इसने कुछ पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स जो कि हैं वो बताए थे ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिनको यूज़ करके हम कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें आगे चल के हेल्प करेंगी। तो ये जो भी यहाँ पे कंटेंट है, हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री दिया हुआ है कि कैसे ग्रीक्स लैंग्वेज से ज्योमेट्री वर्ड आया है और कैसे ये यूज़ होना स्टार्ट हुआ ज्योमेट्री, ये सब आप पढ़ सकते हो फॉर योर नॉलेज। ठीक है, बट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसकी एक ही एक्सरसाइज है, तो हम कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स कवर करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ना एक क्यूब ड्रॉ कर देती हूँ। एक क्यूब आपने देखा होगा, रूबिक्स क्यूब आपने देखा होगा, और कोई भी तरह का ब्लॉक अगर आप देखोगे तो ये आपका एक क्यूब बन गया जिसमें आपकी 3 डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, 3 डायमेंशंस होती हैं। एक आपकी लेंथ होती है, एक आपकी हाइट होती है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी ब्रेड्थ होती है। ठीक है, विड्थ कह लो, ब्रेड्थ कह लो। ये आपका एक क्यूब है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो क्यूब किस चीज़ से बना है। अगर मैं 6 सरफेस, आपने डाइस देखी होगी, उस पर 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होता है, तो वो 6 सरफेस से बना है, तो वो 6 स्क्वायर शीट्स से बना है। अगर आप ये जो स्क्वायर शीट है इसको अगर आप जॉइन करते जाएंगे तो आपका क्यूब बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास 2 ही डायमेंशंस रह गई, यहाँ पे आपके पास 3 डायमेंशंस थी, यहाँ पे आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ रह गया। ठीक है, 2 डायमेंशंस हो गई। तो पहले आपके पास ये था, फिर आपके पास ये है, फिर थर्ड पे आ जाते हैं। अब आपका ये किससे बना है, आपका सरफेस। पहले आपके पास एक क्यूब था, सॉलिड था, फिर आपके पास एक सरफेस है। अब सरफेस बना है 4 लाइन से, है ना। सरफेस आपका 4 लाइन से बना है जिसकी सिर्फ क्या है, एक लेंथ है। ठीक है, अब फोर्थ पे आ जाते हैं। लाइन आपकी किस चीज़ से बनी है, लाइन आपकी मल्टीपल पॉइंट से बनी है। ठीक है, अगर आप इसको जूम करें तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आपस में जुड़ के लाइन बनी है, और लाइन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे 3 स्टेप नीचे आए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और हर स्टेप में जो है आपका एक एक डायमेंशन कम होता गया। पहले आपके 3 डायमेंशन थे, फिर आपके पास 2 डायमेंशंस हैं, फिर एक ही बचा, फिर पॉइंट्स का तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, सो ये जो है बेसिक चीज़ जो है वो हमने समझी। अब यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने ये सब चीज़ों, ये जो हमने 3 स्टेप किए, इसको उसने ये 7 पॉइंट्स में जो है समराइज़ किया। ठीक है, उसने क्या बोला यूक्लिड ने बोला कि अ पॉइंट, उसने लास्ट से स्टार्ट किया। पॉइंट का जो है वो कोई पार्ट नहीं होता, एक पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको जूम करूँगी तो कोई पार्ट इसका, कोई ना लेंथ होगा ना ब्रेड्थ होगा, ये बस एक पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड, उसने क्या बोला, लाइन इज़ अ ब्रेड्थलेस लेंथ। यहाँ पे आपने देखा लाइन की कोई भी ब्रेड्थ नहीं है, ब्रेड्थ इसकी 0 है, तो इट्स अ ब्रेड्थलेस लेंथ है, ये सिर्फ एक लेंथ है। ठीक है, और एंड जो है लाइंस का वो पॉइंट्स है। हमें पता है कि लाइन जो है पॉइंट से बनी है, तो लाइन के जो एंड पे जो चीज़ होगी वो भी पॉइंट होगा, लास्ट भी तो उसका पॉइंट होगा। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे वो कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। अ स्ट्रेट लाइन जो है, हमने अभी भी डिस्कस किया कि वो पॉइंट से बनी है। तो लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर स्ट्रेट बैठी हुई है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये तो बहुत बेसिक है, ये इतना क्यों बोल रहे हैं। ये पोस्टुलेट्स आगे चल के हम जब देखेंगे एक्सियम्स, ये थोड़ा आपको समझेगा कि ये बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं अभी, ये जो आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें। फिर इसने फिफ्थ में क्या बोल रहा है, सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। ये भी हमने डिस्कस किया कि एक सरफेस की सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, हाइट नहीं होती है। और सरफेस किससे बनता है, लाइन से, तो एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन्स। ठीक है, फिर लास्ट में उसने क्या बोला, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द सिंगल स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। अब ये भरा हुआ है, ठीक है, आपके पास एक पेपर का पीस रहता है, वो भरा रहता है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सरफेस लाइज इवनली। अगर आप इसको ऐसे लेटा दोगे तो जितनी भी स्ट्रेट लाइंस इसके ऊपर बनेंगी, सरफेस उसके ऊपर है। जैसे पॉइंट्स के ऊपर लाइन था, वैसे ही बहुत सारी लाइंस को अगर आप ऐसे जोड़ते जाएंगे तो आपका सरफेस बन जाएगा। दिस इज़ द 7th
pointer that he used to summarize these 4 steps. ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे हम कुछ पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं पोस्टुलेट होता क्या है. ठीक है, पोस्टुलेट होता क्या है. पोस्टुलेट एक ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि एजम्पशंस जो आपने देखी होंगी ना, हम जैसे ग्रेविटी को 9.8 नहीं लेते, कभी कभी हम 10 एज्यूम कर लेते हैं. सो पोस्टुलेट्स जो कुछ ऐसे एजम्पशन स्टेटमेंट्स हैं जो कि सिर्फ ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल होते हैं मैथ्स में. ठीक है, ज्योमेट्री पे ही एप्लीकेबल होते हैं वो, ओवरऑल मैथ्स पे मे और मे नॉट भी एप्लीकेबल. ठीक है, एक्सियम्स जो होते हैं वो भी एजम्पशन स्टेटमेंट्स होती हैं, पर वो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एप्लीकेबल होती है. ठीक है, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एप्लीकेबल होती है. इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं. ठीक है, अब अगर मैं एक बात करूँ, तो अगर मैं आज की बात करूँ, अगर आज मैं बोलूँ कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड में एप्लीकेबल रहेगा, है ना. तो ये क्या हुआ, ये एक एक्सियम हो गया. ठीक है, आप ऐसा समझो कि ये एक्सियम है क्योंकि ये पूरी दुनिया में लागू होता है. हर जगह पे जो सूरज है वो ईस्ट से राइज होता है. ठीक है, पोस्टुलेट क्या होगा कि अगर मैं आज की बात करूँ तो सनराइज आज हुआ 6 बजे, 6:05 पे सनराइज आज इंडिया में हुआ. ठीक है, तो ये सिर्फ इंडिया पे एप्लीकेबल है. हो सकता है अमेरिका में थोड़ा कहीं दूसरे टाइम पे ही होगा ऑब्वियसली, पर उनकी सुबह के हो सकता है 6:07 पे हुआ हो. ठीक है, सेम टाइम पे तो नहीं हो सकता इंडिया और यूएस में सनराइज, तो ये सिर्फ इंडिया पे एप्लीकेबल है. तो ये क्या हुआ, पोस्टुलेट. आप समझो इंडिया ज्योमेट्री है और पूरी दुनिया जो है वो मैथमेटिक्स है. ठीक है, वैसे आप समझने की कोशिश करो, पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल होती हैं एजम्पशन स्टेटमेंट्स, और एक्सियम्स जो हैं वो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है, तो यूक्लिड के कुछ एक्सियम, यूक्लिड ने हमें कुछ एक्सियम्स दिए थे जो कि पूरी मैथ्स में ऑब्वियसली एप्लीकेबल हैं. तो पहला इसने क्या बोला, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. अगर ए बी से इक्वल है और बी सी से इक्वल है तो ए इज इक्वल टू सी. दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, कि एक चीज़, दो चीज़ें जो सेम चीज़ से इक्वल हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगी. ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं. इसने बोला अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ए इक्वल टू बी है, ठीक है, अब उसने बोला कि अगर आप इनमें कुछ सेम चीज़ दोनों साइड ऐड कर दो तो उनका सम भी इक्वल होगा. तो अगर मैं दोनों साइड डी ऐड कर दूँ तो भी ये इक्वल ही रहेगा, क्योंकि जो पहले इक्वल थे उसमें सेम चीज़ ऐड करने से भी वो इक्वल ही रहेंगे. थर्ड में वो कह रहे हैं अगर ए इक्वल टू बी है और दोनों में से आप डी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी ये इक्वल ही रहेंगे. सेम चीज़ों में से अगर आप सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वल ही रहेंगे. फिर फोर्थ में वो कह रहे हैं थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और अगर मैं एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करूँगी जिसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूँगी तो ये कोइंसाइड करेंगे. अगर आप एक रुपये का सिक्का और दूसरा 1 रुपये का सिक्का जो सेम टाइम से आया हो, अगर आप उनको एक के ऊपर एक रखते हो तो वो कोइंसाइड करते हैं. तो बोल रहे जो चीज़ कोइंसाइड करती है दे आर इक्वल टू वन अनदर. तो ये सर्कल और ये सर्कल इक्वल हो गया. ठीक है, फिफ्थ में वो क्या कह रहे हैं, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट. अब ये तो बहुत बेसिक है. आपके पास एक पाए है, आप ये पाए जो है, पाए का हिस्सा, केक का हिस्सा, ये आपका पार्ट है और ये पूरा केक है. तो ऑब्वियसली पूरा केक पार्ट से तो ज़्यादा ही होगा ना, है ना. तो ये तो बहुत बेसिक था. सिक्स्थ में क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. अब ये फर्स्ट पोस्टुलेट एक तरह से, जैसे ए क्या है वो 2 टाइम्स सी है और बी भी 2 टाइम्स सी है, तो हम ए इक्वल टू बी बोल सकते हैं. ए डबल ऑफ सी है, बी भी डबल ऑफ सी है, तो ए और बी इक्वल होंगे. ठीक है, फिर सेम अगर वो बोल रहा है कि ए अगर सी का हाफ है और बी भी सी का हाफ है तो ए और बी फिर से इक्वल होंगे, है ना. ये तो बहुत बेसिक यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं. ठीक है, तो ये यूक्लिड ने हमें कुछ एक्सियम्स दिए थे. ठीक है, अब इन एक्सियम्स को यूज़ करके हमने कुछ पोस्टुलेट्स डिराइव किए और हम 5 पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे यूक्लिड के. ठीक है, पोस्टुलेट 1 जो सिर्फ ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल रहते हैं. पोस्टुलेट्स याद रखना, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. तो पहले में ये बोल रहा है एक मेरे पास ए पॉइंट गिवन है, एक मेरे पास बी पॉइंट गिवन है, एक मेरे पास सी पॉइंट गिवन है.
तो मैं इनमें से किसी भी दो पॉइंट को अगर ऐसे ज्वाइन करूँ तो मैं स्ट्रेट लाइन बना सकती हूँ। ठीक है, मेरा पॉइंट्स थोड़ा हिल गया पर आप समझ रहे हो। आई कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स गिवन इन द प्लेन। मेरे को सिर्फ दो पॉइंट दिया होना चाहिए, उसके बीच में मैं बड़े आराम से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, फिर हम पॉस्टुलेट 2 कर पढ़ते हैं। पॉस्टुलेट 2 में क्या बोल रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मान लो कि मेरी एक लाइन है ए और बी के बीच में। अब आप लोग बोलोगे लाइन तो ख़त्म हो गई, लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो गई और यहाँ पे भी टर्मिनेटेड है। ठीक है, पर मैं इसको एक्सटेंड इनडेफिनेटली कर सकती हूँ। मैं उसको फुल लेंथ में ड्रॉ नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी कि प्रोजेक्शन में अगर ये सीधी होती तो ये बहुत दूर तक मैं इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ जितना मर्जी मैं चाहूँ। ठीक है, पॉस्टुलेट 3 पढ़ते हैं। पॉस्टुलेट 3 में वो बोल रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये मेरा सेंटर है, रेडियस मैं जितना मर्जी लंबा ले लूँ तो मैं एक सर्कल बड़े आराम से ड्रॉ कर सकती हूँ। उसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ इतना बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा हम उसको रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते, जितना हमारे पास जगह हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। पॉस्टुलेट 4 में वो कह रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑफ कोर्स राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। अब सारे राइट एंगल 90 डिग्री के होंगे तो एक दूसरे से इक्वल ही होंगे। पॉस्टुलेट 5 में क्या कह रहा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. तो इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें आप ये डायग्राम देखो। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, ये आपको दो स्ट्रेट लाइन्स दी हुई हैं ए बी और सी डी, और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू कट कर रही है उनको। ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इसने एक वन एंगल यहाँ पे ले लिया, टू एंगल यहाँ पे ले लिया। ठीक है, फिर इसने बोला कि देन द टू स्ट्रेट लाइन्स, अगर इनको हम टू स्ट्रेट लाइन्स को इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर देंगे, देन यहाँ पे जो है देखो वो यहाँ पे मीट करेंगी लाइन्स। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। डायग्राम में हमको गिवन है ए बी और सी डी, और ये एक लाइन जो है उनको कट कर रही है, एंगल 1 और एंगल 2 बना रही है, जिनका सम इज़ लेस देन टू राइट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये राइट एंगल नहीं है, ये उससे कम है। दिस इज़ लेस देन 90 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो मीट ऑन द सेम साइड, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे सी डी को और ए बी को, तो ये यहाँ पे मीट कर रही है, लेट्स से पॉइंट ई पे। ठीक है, तो जब पॉइंट बनेगा यहाँ पे, तो जो एंगल बनेगा, ठीक है, इफ मीट ऑन द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले जो एंगल्स हैं 3 और 4, इनका सम ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, लेकिन जिस साइड पे सम लेस देन 180 डिग्री होगा उस साइड पे ये दो पॉइंट लाइन्स जो हैं वो मीट करेंगी, ये वो कहना चाहता है। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ये सारे जो पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए ना, पॉस्टुलेट्स, एग्जाम्पल, समरी पॉइंट्स, ये सब जो है ना ये थ्योरेटिकल और आपको ऑलरेडी पता है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कुछ अलग दिखाना है, अलग बताना है। नहीं, बहुत सिंपल ही चीज़ें। आप अब एग्जाम्पल 1 को ही देखो, उसने बोला है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जहाँ पे यहाँ पे मैंने बी बना दिया, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। ठीक है, तो बोल रहा है बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, वो हमने ड्रॉ कर दिया। प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब आप कैसे प्रूव करोगे, आप एक फिगर ड्रॉ करोगे, आप उसको बोलोगे कि ए सी कोइंसाइड्स विद ए बी प्लस बी सी। ठीक है, इससे लिखा है ए सी कोइंसाइड्स विद ए बी प्लस बी सी, कि ए कोइंसाइड कर रहा है ए बी से और ये सी कोइंसाइड कर रहा है बी सी से, सो दे आर इक्वल। सिंपल। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 2 करते हैं। इसने बोला है प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन सेगमेंट। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों जो हैं साइड्स वो सेम हो। आपको ए बी गिवन है, ठीक है, आपको ए बी गिवन है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करके उसको दिखाना है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कि हमने कंपस खोला, हमने कंपस को ए बी जितना ओपन किया, जितनी इसकी लेंथ थी x सेंटीमीटर जितना हमने ओपन किया, फिर अपने ए पे कंपस रख के एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया,
फिर हमने बी पे कंपास रख के एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, जिस पे वो कट करेगा वो आपने ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको मेजर करोगे स्केल से और आप बोलोगे कि हेंस वी से ये पॉइंट को सी नाम दे दो, ठीक है। अब आपने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर ली। अब आपने क्या प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी और सी बी, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये क्या करोगे आप, ऐसे आप यूक्लिड का जो एक्सियम है वो यूज़ करोगे, बोलोगे कि ए बी के इक्वल है ए सी और ए बी के इक्वल है बी सी, क्योंकि हमने सेम आर्क लगाया है। सो टू थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, सॉरी इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सो ए सी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ कर दिया, और ये तो हमें पता ही है। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, सो यू विल से कि यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 ऑल द 3 सेगमेंट्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना। आपको क्या करना है, पहले आपने वहाँ लिखना है कि विल ड्रॉ आर्क हेयर, तो ये जो लाइन है यूजिंग द ज्योमेट्री का रूल दीज टू आर सेम। फिर जब हमने यहाँ से आर्क ड्रॉ किया सेम लेंथ का, तो यूजिंग द ज्योमेट्री का रूल दीज टू आर ऑल्सो सेम, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने बोला कि टू थिंग्स, यूक्लिड का एक्सियम यूज़ करके, कि टू थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर विल बी इक्वल टू द सेम थिंग विल बी इक्वल टू वन अनदर। सो आपने प्रूफ कर दिया कि this is an equilateral triangle can be drawn on any line segments, ठीक है। then we have a theorem also here, theorem 5.1, एक ही theorem है इसमें। two distinct lines cannot have one point in more than one point in common, ठीक है। अब कोई भी आप लाइन, स्ट्रेट लाइन बना के देखो, आप उसको कभी भी ऐसे दो पॉइंट्स पे नहीं कर सकते, फिर वो स्ट्रेट नहीं रहेगी। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो सिर्फ दूसरी लाइन से एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, आप चाहे उसको कैसे भी ड्रॉ कर लो, क्योंकि अगर आपको उसको दो पॉइंट्स पे कट करवाना है तो आपको लाइन को बेंड करना पड़ेगा, फिर वो स्ट्रेट नहीं रह जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज जस्ट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आप वो पोस्टुलेट्स और वो थ्योरम्स एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, ताकि आपको बेसिक क्लैरिटी मिल जाए।